भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज हम इस एक्ट को शुरू कर रहे हैं। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से पहले द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एप्लीकेबल होता था। CRPC 484 एंड नाउ 531। 531 सेक्शन हो गए हैं अब, पहले 484 थे। शेड्यूल तो वही है, फर्स्ट एंड सेकंड। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कि हम BNSS को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपके पास कोई केस आया होगा, कोई मामला आया होगा, और जब कोई मामला आपके पास आ गया है तो उसे कोर्ट के अंदर आप कैसे लेके जाएंगे, कोर्ट तक वहाँ कैसे पहुँचेंगे और कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ा कैसे जाएगा, समझेंगे कैसे। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या कह रहा है, 8, 10, 11 इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। या यूँ कह लिया जाए कि जो प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा जाएगा, उन्हें हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हमारे सामने कोई केस आया हो। प्रोसीजर कब शुरू होता है, जब कोई ऑफेंस कमिट हो गया। ऑफेंस का बताया हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, BNS के अंदर, वहाँ पे ऑफेंस बताया हुआ है, वो हम कंप्लीट कर चुके। ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद क्या होता है, यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। ये ऑफेंस हमारा कमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ऑफेंस जो कमिट होगा तो इसमें हमारे पास दो लोग होंगे डेफिनेटली। एक तो होगा जो ऑफेंस कर रहा है, यानी कि ये तो हो गया हमारा एक्यूज्ड, और दूसरा होगा विक्टिम। ये हमारा विक्टिम है। एक्यूज्ड ने इसके ऊपर फायर किया, अब यहाँ ये बच जाता है सपोज, या इसका हाथ पैर काट दिया, ये हो गया हमारा विक्टिम। अब हमारा विक्टिम इससे आगे क्या करेगा, क्योंकि इसने तो क्या किया, इसने तो ऑफेंस करके भाग गया। ये तो भाग गया, ये तो चला गया भाई, ये लो अब आप इसे पकड़ो, ये तो गया। लेकिन इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा और ये अब करेगा क्या। तो सबसे पहली बात, रोल शुरू होता है पुलिस स्टेशन से। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझने का जो काम शुरू होगा वो होगा पुलिस स्टेशन। ऑफेंस का नहीं होगा, यहाँ इसने मर्डर कर दिया है या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया गया है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय न्याय संहिता में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस विक्टिम क्या करेगा। तो विक्टिम पुलिस स्टेशन पे जाएगा, यानी कि हम जैसे नॉर्मल एक जनरल पर्सन भी जानता है इस बात को कि वो FIR करेगा। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। विक्टिम क्या करेगा, FIR करेगा। तो विक्टिम के पास कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। अब सर विक्टिम के पास भी कोई ऑप्शंस होते हैं क्या, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विक्टिम के पास नंबर 1, वो FIR लॉन्च कर सकता है। नंबर 2, वो SP साहब के पास जा सकता है। नंबर 3, वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है, फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट। ये 3 स्टेप्स हैं उसके, 3 चीज़ है उसके पास। लेकिन आप पहले डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते आप। अब आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। कोर्ट कहता है हम लोग क्या इन लोगों का काम करने के लिए बैठे हुए हैं, आपने FIR लॉन्च कराई कि नहीं कराई। नहीं जज साहब मैं वहाँ गया था, उन्होंने करी नहीं। अच्छा, आपने SP साहब से कुछ बात करी, वहाँ उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाई आपने, नहीं वहाँ तो नहीं गए। तो फिर जाओ, वहाँ जाके आओ,
तो अब आपको यहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले एफआईआर। अब जब एफआईआर पे हमारा केस आता है तब यहाँ हमें याद आ जाती है सेक्शन 154 की, सेक्शन 154 एफआईआर। लेकिन अब हमारी शुरुआत होती है, क्या अब हम 154 में एफआईआर पढ़ेंगे? नहीं, अब 154 की जगह अब आपको दूसरा सेक्शन याद करना होगा और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। 154 की जगह 173 से ये हमारा पहला सेक्शन होगा जो हम बीएनएसएस के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन 173। अब बेयर एक्ट आप सबके पास है, आप उसे निकालिए और देखिए, दोनों खोल लेना, पुराना भी और नया भी। सबसे पहले एफआईआर सेक्शन सीआरपीसी में सेक्शन 154 होता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 173 है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड, चैप्टर नंबर 12 होता था पहले, अब चैप्टर नंबर 13 हो गया है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। इत्तला इंफॉर्मेशन, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन। तो हिंदी में जो अन्वेषण लिखा है उसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किसके पास है? पुलिस के पास। तो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर पुलिस के पास होती है। ई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पुलिस करती है? तो बात आएगी इन्वेस्टिगेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग ने खोला हुआ है चैप्टर नंबर 13, सेक्शन 173 देख रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 13 में 173 और ये दिया हुआ है 173 से 196। चैप्टर नंबर 13 सेक्शन 173 से 196, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ये हेडिंग पहले भी था। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, आइए इस सेक्शन को पढ़ते हैं, यानी कि 173। 173 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? 173 में हम पढ़ेंगे कि एफआईआर कहाँ किसको दी जाती है, क्या एफआईआर ओरल दी जा सकती है या रिटन में ही दी जाएगी, एफआईआर के लिए क्या हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा या हम घर बैठे या कहीं बिना पुलिस स्टेशन गए हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर दर्ज क्या हर तरह के मामलों में होता है या कोई विशेष तरह के मामलों में ही एफआईआर दर्ज होती है? एफआईआर क्या विक्टिम को जाना ज़रूरी होता है या उसकी जगह कोई और भी दे सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम ये पढ़ चुके थे कि एफआईआर की क्या वैल्यू होती है जब कोर्ट के अंदर एविडेंस की स्टेज होती है, यानी कि व्हाट इज़ द एविडेंट्री वैल्यू ऑफ एफआईआर। ये हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ चुके हैं। अब उसी एफआईआर की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। एफआईआर क्या ऑडियो वीडियो की तरह भी हो सकता है? उसकी ऑडियो वीडियो भी फिल्म बनाई जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी उसकी। एफआईआर यानी कि ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी एफआईआर के लिए हम किसको देंगे? जिस पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है कि उसके सामने आप एफआईआर दीजिएगा, वो उसकी रैंक क्या होगी? क्या वो एसएचओ होगा, एसआई लेवल का होगा, 2 स्टार, 1 स्टार? किसको देंगे आखिर हम एफआईआर? एफआईआर देने के बाद क्या उस पर हमारे सिग्नेचर होना ज़रूरी है? क्या हमें एफआईआर की एक कॉपी, उसकी कार्बन कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें मिलेगी? क्या उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी? क्या होगा जब आप थाने गए और थाने वालों ने आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया? आखिर वो कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जब पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को लिखने से मना कर दे?
क्या एफआईआर वहां जाकर के लिखी जाती है या हम बाहर से टाइप करवा के ला सकते हैं? हैंड रिटन होनी चाहिए या टाइप राइटिंग में होना चाहिए? क्या होगा उसका जो लिख नहीं सकता, जिसे लिखना नहीं आता, तो एफआईआर कैसे लिखी जाएगी? उसे तो लिखना आता ही नहीं है विक्टिम को। उस वक्त क्या होगा? जब आपके गले की नस कट गई हो, आप बोल नहीं सकते हो, तो एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाएगी? और वो क्या करेगा? स्पेशली वो वुमेन उस समय क्या करेगी जिसके साथ रेप हो गया, जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और वो अनकॉन्शियस माइंड की है। वो अगर कोर्ट थाने पे जाती है एफआईआर दर्ज करवाने, तब क्या होगा? इन सब चीज़ों को पढ़ करके हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हाँ, आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस क्या स्टेज आगे बढ़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 173, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ये लो, इस सेक्शन के हेडिंग ने ही हमको रोक दिया। कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इत्तला। तो अब हमारे सामने तो कोई दूसरा क्वेश्चन निकल के आ गया कि कॉग्निजेबल केसेस क्या होता है। अब क्या करें? अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कॉग्निजेबल केसेस। लेकिन हाँ, कॉग्निजेबल केसेस सुनकर के हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? हमें याद आ रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले में कोई अंतर है क्या? अगर अंतर होगा तो जरूर ये अलग अलग बता रखा होगा। पता नहीं सर, एक और होता है। क्या क्या होता है वो? सर, उसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो केसेस हुए दो, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ऑफेंसेस तो बेलेबल भी होता है, बेलेबल ऑफेंस होता है। ऑफेंसेस की बात कर रहे हो तो एक नॉन बेलेबल भी होता है। फिर हम बात करते हैं तो एक कॉग्निजेबल होता है और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल होता है। पढ़ क्या रहे थे हम? 173। और 173 ने क्या कहा? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इंफॉर्मेशन इन बेलेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन गया कि आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो की जाती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है या नॉन कॉग्निजेबल? ये क्वेश्चन आपका बन गया। बात आती है क्या बेलेबल की होती है या नॉन बेलेबल की? नहीं, इस तरह से नहीं बोलते इसे, क्योंकि ऑफेंसेस या तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल भी होते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी आपकी कॉग्निजेबल केसेस की। तो इसका एक चीज हमें क्लियर हो गया, एफआईआर किसकी कट रही है, कैसे ऑफेंस की एफआईआर करेंगे पुलिस वाले, वहां जाकर के वो किस तरह के लिखेंगे, कॉग्निजेबल मामला, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल की नहीं। अब ये जो ऑफेंस होता है वो ऑफेंस बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल 173 को हम लोग टच कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि एफआईआर कॉग्निजेबल मामलों की जाती है। अब कॉग्निजेबल मामले क्या होते हैं, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा डेफिनेशंस के अंदर। आप निकाल लीजिए सेक्शन 2, सेक्शन 2, और जो सीआरपीसी है उसका भी सेक्शन 2 निकाल लीजिएगा। सीआरपीसी का भी सेक्शन 2 निकालिए। अब देखिए सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं जो आपको दे रखी थी वाई तक, और अब आई है आपके पास सेक्शन 2 डेफिनेशंस। पहले थी 2Y तक और अब है 2Z तक। जो पुरानी सीआरपीसी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ स्टार्टिंग होती है बेलेबल ऑफेंस से, लेकिन अब स्टार्ट है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो। अब ये ऑडियो वीडियो पुराने में तो कहीं भी नहीं है, और इसकी डेफिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि मैंने पहले भी बताया था कि 90% 95% जो डेफिनेशंस वाले सेक्शन होते हैं उसके अंदर जो डेफिनेशंस बताई जाती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होती हैं, ABCD ऐसे करके। अब पुरानी CRPC को देखिए, उस CRPC के अंदर डेफिनेशंस स्टार्ट हो रही है B से, बेलेबल ऑफेंस। A अल्फ़ाबेट पे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अब जो BNSS है उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, इसका क्या मतलब होता है? 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब मैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड जाइए बेल, लेकिन हम देखते हैं CRPC के अंदर बेल कहीं नहीं बता रखा था कि बेल क्या होती है, लेकिन अब की बार आपको बेल की डेफिनेशन भी मिल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेल? बेल किसे कहते हैं? जमानत। हम ये भी नहीं पढ़ेंगे अभी। अब पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि CRPC के अंदर जो बेलेबल ऑफेंस थी, क्या उसमें और अब वाले बेलेबल ऑफेंस में कोई अंतर है क्या? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable means any other offense। और हमने CRPC वाले को देखा तो नहीं, वहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस को देख लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स विच इज शोन। मैं आपको बेलेबल ऑफेंस भी करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 173 में हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे, इसलिए बेलेबल ऑफेंस विच इज शोन। दो चीजें आती हैं यहाँ पर, यानी ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑलरेडी ये बात दर्शाई गई है, आपको बता दिया गया है कि ये ऑफेंस जमानतीय होगा, बेलेबल होगा, विच इज शोन। शोन अब कहां पर शोन है? ये फर्स्ट शेड्यूल में। और सेकंड पॉइंट है वो है मेड। शोन और मेड। विच इज शोन यानी कि बता रखा है कि ये ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। भैया बेलेबल होगा, फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम CRPC, क्यों ना हम BNSS का फर्स्ट शेड्यूल देख लें। आइए, इसमें क्या है ये लो। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम देख रहे हैं ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। और ये UPJS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। RGS के अंदर, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में कभी नहीं पूछा गया। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के अंदर ये चीज पूछी गई थी। हाउ मेनी कॉलम्स अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC? कॉलम नंबर 1 सेक्शन बताए हुए हैं और इसमें जो सेक्शन बताए हुए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता के। फिर इसके बाद बताया गया है कि इस सेक्शन में कौन सा ऑफेंस है। फिर आगे थर्ड कॉलम है जिसमें बताया गया है कि उस ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में बताया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। नेक्स्ट कॉलम में बताया है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। एंड लास्ट सिक्स्थ कॉलम में बताया गया है कि इस तरह के ऑफेंस की ट्रायल कहाँ होगी, इस तरह के अपराध का विचारण किस न्यायालय के समक्ष होगा। कितने कॉलम है फर्स्ट शेड्यूल में? 6। पहला सेक्शन किसका सेक्शन बताया गया है? भारतीय न्याय संहिता का। फिर उसका सेक्शन बताया कि उस सेक्शन में उसका ऑफेंस बताया है। अच्छा, फिर
फिर पनिशमेंट बताया है, फिर पनिशमेंट के बाद कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और उसके बाद आता है ट्रायबल बाय विच कोर्ट। ठीक है, अब एक काम करिए, अब आप देखिए, मैं बोल देता हूँ, वही देख लेना। सेक्शन 64 निकालिए, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सेक्शन 64 निकाल लिया। क्या है? रेप। 64 का क्लॉज 1 क्या है? रेप। पनिशमेंट देखिए, रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। आपके पास जो CRPC है उसको भी खोल लीजिए और उसका भी फर्स्ट शेड्यूल निकाल लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल निकालने के बाद आप वहाँ पर 376 पे चलिए, उसको भी देख लेते हैं एक बार। पहुँच गए रेप, और इधर रेप में देखिए, पहले था रिगरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स, आज है रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। देखो, एक बार में तो आपको सब कुछ याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम क्लास में बार बार पूछेंगे, बार बार बात करेंगे तो वो याद हो जाएगा। जैसे रेप 376 पनिशमेंट वाली बात हो रही है ना, और यहाँ रेप कहाँ है? 64 में। पनिशमेंट पहले था रिगरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू LI एंड विद फाइन, बट विच में एक्सटेंड टू LI एंड फाइन। चलो ये तो ठीक है। कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है। नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, हाँ ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब आप चलिए एक ऐसा देखते हैं, 72 निकालिए। 72 सेक्शन 72 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अगर आप विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। जैसे कि अभी रेप पीड़ित है, उसकी आपने कुछ लोगों ने उसका फोटो भी आइडेंटिफाई कर दिया उसको, ऐसा आप कर नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप। इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन, उसको कितना इम्प्रिजनमेंट है? 2 साल का, एंड फाइन। कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। एनी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। आपको ये भी जान करके होगा कि मामला बड़ा संज्ञेय अपराध है लेकिन जमानतीय है। ये आप इसको मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ये ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट दे रखा है इम्प्रिजनमेंट 2 साल एंड फाइन, और इसको बनाया गया है कॉग्निजेबल मामला, और ये है बेलेबल। अभी इससे पहले हमने रेप को पढ़ा था 64 में, उसमें 10 साल, LI, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। आप एक चीज़ आपको क्लियर हुई, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है कि जो कॉग्निजेबल मामले होते हैं वो बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं। स्टूडेंट तुरंत बोल देता है नॉन बेलेबल। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध है ना, इसलिए। तो आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर, संज्ञेय अपराध होने के बाद भी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी नॉन बेलेबल है। तो कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा नॉन बेलेबल होगा। अब देखो, इसमें ये मामला कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल है, तो बेलेबल ऑफेंस क्या हुआ? विच इज शोन। तो शोन, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल में शोन हो रहा है आपको। लेकिन एक बात है, क्या कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो केवल भारतीय न्याय संहिता वाले ऑफेंसेस बताए गए हैं।
जुवेनाइल जस्टिस में भी तो ऑफेंस है, आर्म्स एक्ट में भी तो ऑफेंस है, फूड अडल्ट्रेशन में भी तो ऑफेंस है, और भी तो एक्ट हैं जहां ऑफेंसेस बताए हुए हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनका उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉ के अंदर अपना प्रोसीजर होता है सब कुछ। तो अब बात ये आती है कि स्पेशल लॉ में क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर बताया गया प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा या नहीं? तो इसका जवाब है स्पेशल लॉ का अपना प्रोसीजर होता है, उसके अंदर बताया हुआ प्रोसीजर है वही चलेगा। लेकिन जहां पर कहीं पर स्पेशल लॉ में प्रोसीजर चुप रहता है तो वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताई गई प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो प्रोसीजर है वो कब एप्लीकेबल होगा? कभी स्पेशल लॉ में, जब वो किसी बात पर साइलेंट होगा। तो बीएनएसएस क्या है? जनरल लॉ। और जेजे एक्ट क्या हुआ? स्पेशल लॉ, जो केवल जुवेनाइल्स के बारे में ही बात करेगा। बात चल रही थी बेलेबल ऑफेंस की, तो बेलेबल ऑफेंस में बात आई विच इज शोन कहां पर? फर्स्ट शेड्यूल में। और मेड बाय, मेड बेलेबल, शोन बेलेबल, मेड बेलेबल, जिसे बनाया गया, यानी कि कब बनाया जा रहा है? बाय एनी अदर लॉ। कौन सा लॉ? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब है आज चल रहा है 2024, 2025, 2026, 2027। 2027 में एक नया अपराध निकल के आया। जैसे कि एसिड अटैक को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब पहला एसिड अटैक हुआ तो ऐसा लगा ओ अच्छा, इस तरह का भी ऑफेंस होता है। ये तो बहुत गंदा ऑफेंस है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचा रहा है, इसे तो नॉन बेलेबल होना चाहिए, इसे तो ग्रीवियस हर्ट में डाल देना चाहिए। नॉन बेलेबल बनाओ उसको, ठीक है, नॉन बेलेबल बना देते हैं। अब कोई एक नया ऑफेंस आ गया, भाई ये भी ऑफेंस में माना जाएगा, ठीक है, इसको बेलेबल कर देते हैं। तो लेजिस्लेचर जब कानून बना रहा होता है तो आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल बाद जब उसके सामने कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे कि एक नए तरह का अपराध बनना चाहिए, इस तरह के एक्ट को ऑफेंस बनाना चाहिए ताकि लोग ऐसा करने से रुकें। तो इसको बोलते हैं मेड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये पहले ही लिख दिया इसने, ये वाली बात इसने पहले ही लिख दिया। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय जो भी चल रहा होगा आप किसी ऑफेंस को बेलेबल बना सकते हैं, वो भी बेलेबल ऑफेंस में आएगा। तो इसी तरह से जो स्पेशल लॉज हैं क्रिमिनल के, वहां पर भी ये बताया जाता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। और आगे कोई एक्ट बनेगा, आगे कोई अमेंडमेंट होकर के किसी को ऑफेंस की डेफिनेशन में ऐड करेंगे तो वो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल, ये वाली बात। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मेड बेलेबल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। शोन बेलेबल, तो ये तो फिक्स हो गया, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बता दिया। मेड बेलेबल यानी आगे भी बना सकते हैं। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, इनके अलावा बाकी सब कैसे होंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो सब नॉन बेलेबल होंगे। हालांकि ये भी तो है, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस विच आर शोन नॉन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल विच आर मेड नॉन बेलेबल। लेकिन आपको एक्ट के साथ चलना है,
उसने जिस तरह से डेफिनेशन बता रखी है आपको वही करना है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होंगे? बेलेबल ऑफेंस के अलावा बाकी सब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अभी तो हमने बात करी है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की। अब हम आगे बात करते हैं कॉग्निजेबल वाली बात और नॉन कॉग्निजेबल की। तो कॉग्निजेबल पे चलिए और नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेबल मिलेगा 2 सी में और यहाँ पर मिलेगा जी में, 2 जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 जी में, और पहले था ये 2 सी में। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर विच जिसके लिए, और कॉग्निजेबल केस मीन्स इन विच ऐसा मामला जिसमें, कैसा मामला? ऐसा मामला जिसमें कौन सा अपराध? संज्ञेय अपराध जिसके लिए। फॉर विच एंड कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में, हाईलाइट कर लेना इसको, मे को, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हुआ अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट, जिसमें ऐसे अपराध, सच ऑफेंसेस इन विच द ऑफेंडर बी अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है उसे कहते हैं कॉग्निजेबल मामले। ऐसे मामले जिनमें अरेस्ट किया जा सकता है, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ पुलिस ऑफिसर में, यहां पर आप पकड़ सकते हैं बात को, पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट ही करेगा ये जरूरी नहीं है। में कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप लोग, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आप लोग ये कॉपी में लिखते रहा करो। इंटरव्यू में आपसे यही पूछ लेंगे, वेदर द पुलिस ऑफिसर बी बाउंड टू अरेस्ट इन आफ्टर कमिटिंग ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस या इन कमिटिंग ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेदर पुलिस ऑफिसर इज बाउंड। तो हम क्या बोलेंगे? यस सर। बाउंड है का मतलब है उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। कहां लिख रहा है? या लिखा है कर सकता है। बाउंड कहां है? कहां लिख रहा है? नहीं लिख रहा ना, में लिखा हुआ है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपने जो कॉपी बना रखी है ना, प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें लिख लेना इसको। जो सीआरपी से हम पुरानी वाली देख रहे हैं उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की यही डेफिनेशन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चल गया, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। में ध्यान रखना। अब चलते हैं नॉन कॉग्निजेबल पर। वो क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। और वो मिलेगा, पुराने वाले में तो मिल रहा है NOPL, और अब मिलेगा 2KO में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये क्या बोलता है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer has no authority to arrest without warrant, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता।
ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं है। अब बात आती है, क्या नॉन कॉग्निजेबल मामले में कोई पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके पास वारंट होना चाहिए। क्या कोई पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल मामले में किसी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। दोनों में अंतर है, बस इतना सा अंतर है। अरेस्ट तो दोनों में किया जा सकता है, लेकिन एक में वारंट के बिना नहीं कर सकता। तो दो डेफिनेशंस हो गई, कॉग्निजेबल वाली मामला अरेस्ट विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल में बोला जाता है नो ऑथोरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के अरेस्ट करने का उसके पास ऑथोरिटी नहीं है। अब आप दिल्ली जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में क्या अंतर है। अरे सर, हम तो जानते हैं कॉग्निजेबल केस के अंदर तो है ना अरेस्ट है विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल में नो ऑथोरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑप्शन तो देख लो, क्या ये ऑप्शन दे रखे हैं क्या आपको? ऑप्शन जब हमने देखा तो हमें पता चला पॉजिटिव डेफिनेशन, नेगेटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो हम देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, और नॉन कॉग्निजेबल की जो डेफिनेशन दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने ऐसे कई डेफिनेशंस देखी होगी, उसके अंदर बताया जाता है इसमें शामिल होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये नहीं होता, यानी कि ये नहीं होता, बाकी जो बचा वो होता है। इसे बोलते हैं नेगेटिव डेफिनेशन। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव है। क्यों? पढ़ के देखो, खुद कह रहा है वो, एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो ऑथोरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। नेगेटिव सेंस में वो चीज़ बता रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव डेफिनेशन। और अगर पॉजिटिव वाली में होता है तो यह है कर सकता है, जैसा कि इसमें बताया हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ये पॉजिटिव है। तो आप अपने प्री एग्जाम की कॉपी में ये वाली बात भी नोट डाउन कर लेना। तो अब ये हमने बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल केस, नॉन कॉग्निजेबल केस, और अब चलते हैं सम्मन मामला और वारंट मामला, सम्मन केस और वारंट केस। उसके लिए आपको चलना है नीचे, 2 के एक्स में है सम्मन केस। सर सम्मन केस किसे कहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि सम्मन पहले भेजने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सम्मन ट्रायल होती हो जिन मामलों में, उसे सम्मन मामला कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन अब हम इसको देखने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक बात बता दूं कि जो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल इज अ राइट। एक्यूज्ड का बेल अधिकार होता है, यानी आपने अगर सेक्शन 72 का ऑफेंस कर दिया है और आपको
थाने लेके चले गए और वो वहाँ जाकर के आप बोल सकते हो कि मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ और ये रहे मेरे फलाने और इनकी ये फोटोकॉपी ये लगा लीजिए, जो भी फॉर्मेलिटी है मैं पूरी कर देता हूँ। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं चल अंदर बैठ जा, अरे डालो इसको अंदर लॉकअप में, ऐसे नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया है वो तो बेलेबल है, आपकी जमानत तो थाने से हो जाएगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके द्वारा जो ऑफेंस किया गया है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। बेलेबल है, बेलेबल है तो फिर बेल आपका राइट हो गया। सर हमने तो कई ऐसे लोगों को भी बाहर घूमते हुए देखा गया है बेल पर जिन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है। मैंने कहा किस तरह से? बोले सर ये वाला रेप का मामला है ना, उसने रेप किया था, वो तो बाहर घूम रहा है, तो उसकी जमानत, उसकी बेल थाने से नहीं हुई थी क्योंकि बेल उसका राइट नहीं है। वो उसकी बेल अगर हुई थी तो कोर्ट ने करी थी, और वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसकी? कोर्ट की, कि वो उसे बेल दे या उसे बेल ना दे, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एक्यूज का राइट नहीं है कि वो बेल ले कि जाओ बेल दीजिए, अरे क्या दीजिए, कोई चीनी खरीदने आया बेल दीजिए, तेरा अधिकार नहीं है ये। तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल में इस चीज को ध्यान रखना। बात आ रही थी सम्मन मामला, सम्मन केस, और एक होता है वारंट मामला, सम्मन एंड वारंट। सम्मन केस दे रखा है 2K(X) में, और पहले कहाँ दे रखा था सम्मन मामला? वो दे रखा था आपको 2KW में, पहले W में था। कहता है अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है, सम्मन। जो वारंट मामला नहीं है, अरे इसने तो ये बोल दिया जो वारंट मामला नहीं है, तेरा घर कहाँ है? पान की दुकान के सामने, और पान की दुकान कहाँ है? मेरे घर के सामने, वो वाली बात हो गई। तो ये बोलता है कि नहीं, सम्मन मामला वो है जो वारंट केस नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, वारंट को समझ लेते हैं। 2KZ में 2 का Z बोलता है वारंट केस, और पहले कहाँ था? 2KX में। वारंट केस क्या होता है उसे देखिए। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 years। वारंट मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, 2 साल से ज्यादा। देखिए वारंट मामले को कहा जिस ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ हो, जिस ऑफेंस का पनिशमेंट LI हो, जिस ऑफेंस का पनिशमेंट कारावास 2 साल से ज्यादा, 2 years above, 2 years above, exceeding 2 years। यानी कि अब इसको हम देखते हैं, सम्मन मामला क्या हुआ? ऐसा मामला जिसका पनिशमेंट डेथ नहीं है, LI नहीं है, कारावास 2 साल से अधिक का नहीं है। तो नेगेटिव डेफिनेशन देनी है तो क्या बोलेंगे? जो वारंट मामला नहीं है उसे सम्मन मामला कहेंगे। पॉजिटिव देनी हो तो ऐसे अपराध जिनका पनिशमेंट 2 साल तक एक्सटेंड टू 2 years, उसे कहते हैं सम्मन मामला। तो ऐसे अपराध जिनके अंदर सजा 2 साल तक की हो तो वो मामले कहलाएंगे सम्मन मामले।
और ऐसे अपराध जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा की हो। अब 2 साल से ज्यादा, 2 साल, 7 साल, 10, 20, LI आजीवन कारावास, डेथ का पनिशमेंट, ये कैसे हो गए? ये हो गए वारंट मामले। समन मामला हो गया, वारंट मामला हो गया। अब शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जब हमने देखा था तो हमने यहां देखा कि अगर किसी विक्टिम की आइडेंटिफाई को आपने डिस्क्लोज कर दिया तो उसका पनिशमेंट होगा 2 साल तक का कारावास एंड फाइन। इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 ईयर्स है या अप टू 2 ईयर्स है। इस मामले को कॉग्निजेबल बनाया गया और ये बेलेबल है। लेकिन आगे ट्रायल आती है, आगे कॉलम आता है ट्रायल का। तो अभी आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि ऐसे मामलों में चलेगी समन ट्रायल और ऐसे मामलों में चलेगी वारंट ट्रायल। लेकिन जब हम ट्रायल का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कितने तरह की ट्रायल्स होती हैं। फिलहाल अभी हमने केवल इतना देखा कि कौन सा मामला कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, किसको सम्मन मामला कहते हैं, किसे वारंट मामला कहते हैं। लेकिन अभी भी सेक्शन 173 तो हमारा वहीं रुक गया। हाँ, तो रुकना ही था। और अब देखिए आप, अब 173 को निकाल करके पढ़िए। अब आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा। थोड़ी देर पहले जब 173 पढ़ रहे थे और अब 173 का हेडिंग पढ़िए, आपके अंदर एक नया चेंज आएगा। देखिए, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अरे हाँ, कॉग्निजेबल केसेस मीन्स इन विच कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के मामलों में जो अरेस्ट कर लेते हैं। और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर बताया हुआ है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होता है। सुनिएगा यार, एक बात पूछूं। हाँ, ये बताओ कि कॉग्निजेबल वाले मामले ज़्यादा खतरनाक होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल? अरे, कॉग्निजेबल ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, उनके अंदर पनिशमेंट क्या होता होगा? अरे, डेथ होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। जो नहीं जानता वो यही बोलेगा। क्या उसके अंदर 1 साल का पनिशमेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अभी अभी आपने देखा था। इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केसेस पर जब कभी कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम पनिशमेंट से डिफाइन मत कर देना। इस बात को याद रखना। कॉग्निजेबल मामलों को अगर कोई आपसे पूछे तो उसको बताने के लिए पनिशमेंट से कंपेयर मत करना। जो है ना डेथ वाले, जिनमें डेथ का पनिशमेंट होता है ना, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। गलत नहीं है, सही है, लेकिन 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों? ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको तो ये बोलना चाहिए अरेस्ट विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल को ये मत बोल देना अरेस्ट विद वारंट। मतलब तो सर वही हुआ ना, बिना वारंट के आप अरेस्ट करने का आपको अथॉरिटी नहीं है, तो वारंट होगा तो आप अरेस्ट कर लेंगे। ये मत बोलना। आपको वही बोलना है जो लिखा हुआ है, नो अथॉरिटी विदाउट वारंट। अब वारंट आ गया है आपको अरेस्ट करने का, तो फिर अरेस्ट करेंगे आपको। चैप्टर नंबर 13, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 173। प्री के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स विद FIR। आप कह देना सेक्शन 173, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। और कॉग्निजेबल केसेस कहाँ पर डिफाइन है? 2K G में। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला
तो एक बात क्लियर हो गई, एफआईआर जो भी होगी वो संज्ञेय मामलों की जाएगी। उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, कौन से क्षेत्र की बात आ गई? जहां अपराध किया गया है, ये वो क्षेत्र है जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ, और ये वाला क्षेत्र इस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में आता है। अब ये पुलिस स्टेशन है 2 नंबर, ये पुलिस स्टेशन है 1 नंबर। ये वाला जो क्षेत्र है वो इस पुलिस स्टेशन के उसमें आता है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये जो ऑफेंस हुआ है यहाँ पर, ये कैसा ऑफेंस हुआ है? कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है? 2K G में, यहाँ पर हुआ है। अब जहाँ ऑफेंस हुआ है उसी वो क्षेत्र जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, आप वहीं जाओगे या किसी और के यहाँ जाओगे? तो हम साधारण रूप में अगर हम बात करें तो यही कहेंगे कि जिस जगह ऑफेंस हुआ है वो जगह जिस थाने में आती है उसी थाने में जाके रिपोर्ट करेंगे। लेकिन 173 क्या बोल रहा है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area, irrespective of the area, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट देने की बात आ रही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां कमिट हुआ है उस पर विचार किए बिना। वरना पहले क्या होता था? जाओ हमारे यहाँ पे नहीं होगी, वो एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, जाओ यहाँ से जाओ। वो थाने वाले बोलते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आती, ये हमारे उसमें नहीं आता, जुरिडिक्शन में जाओ। और जो विक्टिम होता था बेचारा दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था कि मैं कहाँ जाऊँ। जो थाने वाला बोलता है हमारे में नहीं आता, उसमें आता है, वो कहता है कि उसमें आता है, वो कहता है वो झूठ बोल रहा है, वो कहता है वो झूठ बोल रहा है। अब लोगों को क्या मालूम कि कौन सा क्षेत्र किस थाने के जुरिडिक्शन में आता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना। किस क्षेत्र पर? जहां अपराध किया गया है। वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जहां अपराध किया गया है उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। आप परेशान मत होइए, आप रिपोर्ट करा दीजिए। कॉग्निजेबल मामला हुआ है, कॉग्निजेबल केस हुआ है, तो आप इसकी रिपोर्ट किसी भी थाने में करा सकते हो। मे बी गिवन, तो किसी भी थाने में करा सकते हो, ये वाली बात कहीं लिखी नहीं है। लेकिन इस वाली बात का इंटरप्रिटेशन यहां से निकलता है, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना। अब क्षेत्र तो यहां है जहां अपराध हुआ है, तो यहां पे कराओ, नहीं, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना आप इस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो आप पुलिस ऑफिसर को दे दीजिए। मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको दे दीजिए, ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आया कि आप मेल करके भी एफआईआर करा सकते हैं। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप टेलीफोन करके भी करा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हो तो टेलीफोन कर दो। टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अब आप डेफिनेशंस पे चले और देखिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? वो मिलता है 2K R में, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन 2K R में। और कहता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस। तो इसको बोलते हैं थानाधिकारी, वहाँ का SHO 3 स्टार, उस थाने का अधिकारी। अब इसके अंदर बता रहे हैं कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स, और बताते हैं व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, अगर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में, फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज,
बीमारी की वजह से किसी भी कारण से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, उस एसएचओ के बाद में जो भी रैंक वाला इंस्पेक्टर होगा उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहेंगे, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर की रैंक होनी जरूरी है। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट करती है, बोलती है उस समय के लिए, तो फिर वो होगा। वापस आइए, मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब वापस डेफिनेशंस में जाइए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, आई में इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा आपको, आई। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including telephone, mobile phone, wireless telecommunication device, computer, audio video player, camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by the central government. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2I में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, एंड इफ गिवन, तो यहाँ एंड से पहले ये बात खत्म हो गई और हमें समझ में आ गया किसी भी पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी को आप ओरली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। इफ गिवन ओरली, अगर आप इंफॉर्मेशन बोल करके दे रहे हैं तो पहला पॉइंट कहता है इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। इट शैल बी, इट क्या है, इंफॉर्मेशन, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम। यहाँ पे हिम कौन है, आप तो अधिकारी जो है वो लिखेगा, और अंडर हिज डायरेक्शन, या फिर वो किसी और को डायरेक्शन दे देगा, अरे इसकी रिपोर्ट लिख लो, एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेंट, और उसको पढ़ करके सुनाई जाएगी। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, आपने राइटिंग में दी है या आपने बोल करके दी है और उसको लिख ली गई है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। और ये जो शैल वर्ड यूज हुआ है इसे हाईलाइट कर लेना। इसने कहा कि भाई साइन तो करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू एफआईआर दी गई है तो उस पर साइन कैसे होंगे, आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। 3 दिन के भीतर। ये इसलिए है कि अर्जेंट आप नहीं आ सकते हैं, पर पुलिस को तो इन्फॉर्म करो तुरंत, जरूरी नहीं है वहाँ जा कर के करना है, फ़ोन कर दो, उसके बाद 3 दिन का आपको समय मिलेगा, आप वहाँ जा कर के उसे साइन कर दें। 3 दिन का समय आपको दिया जाता है, 3 दिन के अंदर अंदर आकर के आप उस पर ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। तो ये थी आपकी यहाँ पर क्लॉज 1 का एक पैराग्राफ। फिर बाद में क्या होगा, एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक। जो भी उसका सार है, पूरी पूरी नहीं, वो उसे एक किताब के अंदर, एक रजिस्टर में वो उसे नोट डाउन करेंगे। टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स इन दिस बिहाफ। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट सबकी अपनी अलग अलग है, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, रजिस्टर है, बुक है, क्या चीज़ है, वो वहाँ पर उसकी सब्सटेंस, उसका सार लिखेंगे कि इसने इस वाले मामले की एक रिपोर्ट दर्ज कराई, इसके खिलाफ ये इतनी इन्फॉर्मेशन वो लोग मेंटेन करेंगे। एफआईआर में तो पूरी की पूरी आती है। अब इसका आगे प्रोवाइजो आता है, उस प्रोवाइजो को हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।